उसने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाई, उसकी गाड़ी के पीछे 3-4 गाड़ियों के टायर चरचराने की साफ आवाज़ सुनाई दी। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर एक ही जस्ट में गाड़ी से उतरा और सामने खड़ी इमारत के खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो गया। पीछे मौजूद गाड़ियों से निकले अफराद तेज-तेज कदमों से उसकी पैरवी करने लगे। वो मजबूत और पथरीले कदम उठाता उस खुले मैदान की तरफ बढ़ गया, जहाँ बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। वो तेज-तेज कदम उठाता सामने रखे डाइस की तरफ बढ़ा। सामने मौजूद अफराद उसे अपने सामने देखते तेजी से सल्यूट कर गए। दूसरा इशारा करते ही अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। वो अपनी जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकालकर सामने मौजूद डाइस पर रखने के बाद उसने एक जांचती नज़र सामने खड़े सारे अफराद पर डाली। एक साइड पर इंस्पेक्टर हसन अपनी टीम के साथ खड़ा था, जिसकी तमाम अफराद अपनी मखसूस पुलिस वर्दियों में मौजूद थे, और दूसरी जानिब 30 अफराद और खड़े थे जो इंटेलिजेंस के बंदे थे और सिविल कपड़ों में थे। उसने एक तफसीली नज़र दोबारा कागज़ के टुकड़े पर डाली, फिर उसे अपने हाथ में लिए चलकर थोड़ा आगे आया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जो भी करना है अभी ही करना है, बहुत होशियारी से भी करना है। जैसा कि सब जानते हैं, हम उस गैंग के 5 खुफिया अड्डों का पता लगा चुके हैं। अब हमें उनके हर अड्डे पर हमला करना है, मगर एक साथ। अगर हम उनके किसी एक अड्डे पर हमला करेंगे, दूसरे अड्डे की तरफ बढ़ेंगे, तो वो हमले के लिए पहले ही मोहतात हो चुके होंगे और बाकी जगहों से रूपोश हो जाएंगे। दुश्मन को कभी कमज़ोर समझकर मौका नहीं देना चाहिए। जब तक आप अपने दुश्मन पर पंजे ना गाड़ लें, आप कभी उसकी ताकत के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। दुश्मन कभी कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमें खुद को उससे ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। हम उनके तमाम अड्डों पर एक साथ हमला करेंगे, ऐसे में उनको फरार का मौका नहीं मिलेगा और वो बौखला जाएंगे। यही उनका वीक पॉइंट होगा, जिससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है। सबको मेरी बात समझ आ रही है ना? वो भारी मजबूत आवाज़ में कहता उन सब से सवाल कर गया। यस सर। सब टीम मेंबर्स यकजुबान होकर बोले तो मुर्तसिम ने बात जारी रखी। हसन, तुम अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में तकसीम करो, और अली हैदर, तुम अपनी टीम को 3 ग्रुप्स में। तुम 5 ग्रुप्स एक ही वक्त में उनके 5 अड्डों पर हमला करोगे। वसीम, अब्बास, हैदर, वली और तौकीर मेरे साथ जाएंगे। याद रहे, हम सबको एक मखसूस वक्त में एक साथ हर दुश्मन पर इकट्ठे हमलावर होना है। इज़ दैट क्लियर? उसकी पुरवकार गंभीर आवाज़ खामोशी में एक अलग ही जादू बर्पा कर रही थी। यस सर। उनकी यकीन दहानी पर सर हिलाता, थम्स अप का इशारा देता अपने मखसूस आदमियों के साथ वो वहाँ से निकला, तो बाकी सब भी अपने अपने ग्रुप्स के साथ मतलूबा टारगेट की तरफ बढ़ गए। उसे धमकी देता वो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा होता, उसकी गोद में पेपर्स फेंक गया तो नूरिया लरसते हाथों से पेन पकड़ गई। आंसू तवातुर से बहते चले जा रहे थे। वो उस वक्त खुद को दुनिया की बेबस तरीन लड़की महसूस कर रही थी। ये जायदाद उसके लिए उसके बच्चे से ज़्यादा प्यारी तो ना थी। लरसते कांपते हाथों से जैसे ही उसने साइन किए, हाशिर उसके हाथ से पेपर झपट कर 4 कदम पीछे होता उसकी कुर्सी को एक तरफ से जोरदार ठोकर से गिरा गया। सुनसान और वीरान कमरा नूरिया की दिल दहलाती चीख से गूंज उठा तो हाशिर के मकरूर चेहरे पर मुस्कुराहट डेरा जमा गई। नूरिया, जो कुर्सी से नीचे गिरने की वजह से खुद भी मुंह के बल गिरने ही वाली थी, बर वक्त तेजी से अपने दोनों हाथ जमीन पर जमाती खुद को जमीन पर गिरने से रोक गई। झटका लगने की वजह से कमर में तकलीफ की लहर उठी। आह राजा! उस वक्त मुश्किल में वो राजा को पुकारती फूट फूट कर रो दी। उसे एहतियात से ज़मीन पर बैठकर रोते देख हाशिर छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया और पैरों के बल उसके पास आन बैठा। उसे यूं नज़दीक आते देख नूरिया ने अपने गिर्द चादर लपेटी, मजीद खुद को छुपाती खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी। जो वहशी बना उसे मारने के दरपे था। देखो, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है ना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो अब यहाँ से। वो लरसती कांपती उसके आगे हाथ जोड़ गई। उस वक्त उसे अपने बच्चे के अलावा किसी की फिक्र ना थी। इससे पहले कि हाशिर उसका कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देता, वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। अभी तो बस जायदाद हासिल की है, अपने साथ किए गए धोखे का बदला तो अभी बाकी है ना। राजा के किए गए जुल्म का बदला भी तो बाकी है ना अभी। अच्छा नहीं किया मेरे साथ तुम लोगों ने। वो राजा का जुल्म याद करता एकदम सीखता होता नूरिया को बालों से पकड़ गया। छोड़ दो मुझे जलील इंसान। वो रोती हुई उस जालिम की गिरफ्त से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगी। गाली देती है? हाँ, मुझे? हाशिर को गाली देती है? देख अब मैं करता क्या हूँ तेरे साथ। वो चीखता हुआ नूरिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर गया। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी कि नूरिया मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। सर एक झटके से जमीन पर लगा और वहां से निकलता खून जमीन को रंगने लगा।
मैंने तुम्हें माफ़ किया हाशिर, मैंने तुम्हें अपने साथ किए गए हर जुल्म माफ़ किए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमें रोज़े क़यामत भी माफ़ी तलाफ़ी के लिए एक दूसरे के रूबरू होना पड़े। उसके अल्फाज और लहजे में छुपे कुर्ब ने पल भर के लिए हाशिर का दिल लरज़ाया, पर वो सर झटक कर खुद को लापरवाह साबित कर गया। वो नाजुक सी लाडों पली लड़की इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करते होशो हवास से बेगाना होती चली गई। हाशिर सुर्ख नज़रों से उसे देखने लगा। इससे पहले कि वो मजीद कोई उस पर जुल्म करता, कमरे का दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से टूटा और 5-6 अफराद सैलाब की तरह तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुए। इससे पहले कि वो उस अचानक होते हमले से संभलता, मुर्तसम आंधी तूफान की तरह तेज़ी से आगे बढ़ता, उस पर झपट पड़ा और घूंसों और लातों की बरसात कर दी। उसे संभलने का मौका दिए बगैर मुर्तसम उसे मारता चला जा रहा था। उसकी नज़रें हाशिर से हटती ज़मीन पर खून में लथपथ नूरिया पर गईं, तो उसे लगा कि अगला सांस ना ले सकेगा। हाशिर को पास खड़े अपने एक आदमी की तरफ फेंकते वो नूरिया की तरफ लपका। नूर मेरी जान, उठो, वेकअप यार। वो नूरिया का सर अपनी गोद में रखता उसके गाल थपथपाने लगा। नज़र एकदम से उसके जिस्म पर लगे खून पर गई तो पास पड़ी उसकी चादर पकड़कर नूरिया के वजूद के गिर्द लपेटने लगा। अब्बास, गाड़ी तैयार करो जल्दी। अब्बास को चीख कर हुक्म देता वो नूरिया को गोद में उठाए बाहर की तरफ भागा। उसके गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही अब्बास गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। जैसे ही मुर्तसिम नूरिया को लिए गाड़ी में बैठा, ड्राइविंग सीट पर बैठे अब्बास ने तेज़ी से गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। नूरिया मेरी जान, हिम्मत करो प्लीज़, आंखें खोलो। वो बेबसी से उसे खुद में भींच गया। जो आंखें मूंदे पड़ी उसका जब्त आजमा रही थी। गाड़ी जैसे ही अस्पताल के बाहर रुकी, अब्बास तेज़ी से निकलकर दरवाज़ा खोल गया। मुर्तसिम नूरिया को बाजुओं में उठाए अंदर की तरफ दौड़ा। नूरिया को उसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया। वो बेचैनी से कमरे के बाहर चक्कर लगाता परेशान हाल खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बिजली किसी तेज़ी से कमरे से निकलती डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर, मेरी मिसेस कैसी हैं, मेरा बेबी? बेचैनी उसके अंग अंग से झलक रही थी। देखिए सर, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली ना दूंगी, मिसेज मुर्तसम की हालत काफ़ी नाजुक है। ऐसे में हम कुछ नहीं कह सकते कि बेबी को बचा भी सकेंगे या नहीं। आपकी मिसेज का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी हालत नॉर्मल हो। अपना दिल मजबूत रखिए आप। वो डॉक्टर मुर्तसिम को अच्छे से जानती थी। वो तो उसे बताकर चली गई, पर मुर्तसिम का दिल डूब गया। वो धप से पास पड़े बेंच पर बैठता सर दोनों हाथों से थाम गया। या अल्लाह, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, पर मुझ पर इतनी बड़ी आजमाइश ना डाल मेरे मौला, मेरी मुश्किल आसान फरमा। वो यूं ही सर हाथों में गिराए बैठा था। अब्बास हाथ बांधे उसके पास ही खड़ा था। जब एकदम अफरा तफरी में डॉक्टर्स का आना जाना बढ़ गया, वो बेचैन होता एकदम उठ खड़ा हुआ। वो जब्त की हदों को छूता जाने किस तरह बर्दाश्त किए खड़ा था। जब डॉक्टर हुमा कमरे से बाहर आई, उनके चेहरे पर छाए संजीदा तासुरात देख मुर्तजिम का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का। डॉक्टर हुमा, इज़ एवरीथिंग ओके? वो बेतहाशा धड़कते दिल के साथ पूछने लगा, तो डॉक्टर हुमा उसकी बेचैनी और उदासी देखते हुए नफ़ी में सर हिला गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसकी बात सुनकर मुर्तसिम को लगा सातों आसमान एक साथ उसके सर पर टूट पड़े हैं। वो एकदम धड़ाम से अपने पूरे कद समेत हॉस्पिटल के यक ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे लगा कि पैरों तले से ज़मीन खींच ली गई। डॉक्टर अब शायद तसल्ली भरे जुमले बोल रही थी, पर वो अपने होश में ही कहाँ था। ऐसा इंसान होश में हो भी किस तरह सकता है जिसे एक झटके में उसकी पूरी दुनिया छीन ली जाए। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत का अंजाम जालिम हुआ करता है, ये बात उसे आज पता चली थी। वो दोनों हाथों में हाथ डाले शॉपिंग करने में मगन थे। अरमिश का मूड आज अच्छा खासा अच्छा था, और अरसम को भी 2 दिन के बाद वापस जाना था प्रैक्टिस के लिए। इसलिए वो दोनों ये 2 दिन एक दूसरे की संगत में भरपूर अंदाज में बिताना चाहते थे। सबसे पहले वो उसे शॉपिंग करवाने मॉल ले आया। शॉपिंग के बाद उनका इरादा बाहर ही लंच करने का था। अरसम अरमिश को साथ लिए एक लेडीज़ शॉप के सामने रुका, तो शॉप के अंदर नज़र डालते ही अरमिश का चेहरा लाल हुआ था। अरसम को मायने खेजी से पहले शॉप और फिर खुद को देखते अरमिश ने तेज़ी से अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। उसकी मासूम हरकत पर अरसम कहकहा लगाकर हंस दिया। छी, शर्म करें हस्बैंड। शर्म और खिफ़त के मारे उसके चेहरे से धुआं उठने लगा। जिसने शर्म की उसके फूटे करम। अपना तो यही असूल है भाई, अपनी खासुल खास और पर्सनल बीवी या उसकी चीज़ों से क्या शर्म। अरमिश उसकी आंखों से हाथ हटाती आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो चेहरे पर शरारती मुस्कान सजाए शरीर नज़रों से उसी को देख रहा था। तौबा, अस्तगफार।
वो खिफ़्फ़त से ज़ेरे लब बोलती, आंखें चुराती यहाँ वहाँ देखने लगी तो वो उसकी मासूमियत पर फिर से कहकहा लगाता मसरूर हुआ। आप यहीं रुके, हम अभी आते हैं। वो इल्तजाइया नज़रों से उसे देखती बोली कि कहीं उसके साथ जाने पर ही बज़िद ना। ओके, आप शॉपिंग करें इजी होकर, मैं यहाँ साथ वाली शॉप में जा रहा हूँ, आपके फ्री होने तक आ जाऊँगा। अरसम के जवाब पर अरमिश ने सुकून भरा सांस लिया। ओके, वो सर हिलाती शॉप के अंदर गई तो अरसम भी दूसरी शॉप में चला गया। 10 मिनट बाद जब वो अपनी मतलूबा चीज़ें खरीदने के बाद बाहर आई तो अरसम वहाँ मौजूद नहीं था। वो वहीं खड़ी उसका इंतज़ार करने लगी। अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस करते अरमिश ने जैसे ही गर्दन मोड़ कर देखा, सामने खड़े वजूद को देख उसका रंग सफ़ेद पड़ा। हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग्स ज़मीं बोस हुए। खौफो हरास से अरमिश का पूरा वजूद लरजने लगा। स्वीट हार्ट, गुज़िश्ता चंद महीनों ने तो तुम पर बहुत खुशगवार असरात छोड़े हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम मज़ीद हसीन हो गई हो। गलती कर दी जो तुम्हें हाथ से जाने दिया, वरना तुम जैसी चीज़ से तो हरगिज़ पीछा ना छुड़वाया जाए। उसके चेहरे से टपकती खबासत और लहजे से झलकती हवस ने अरमिश के वजूद को अंगारों पर घसीट दिया। वो सुन पड़ते वजूद के साथ एकदम ज़मीं बोस हुई तो सामने खड़ा वजूद पूरा असरार सा मुस्कुराता उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। अरसम शॉप से बाहर निकला और अरमिश को देखने लगा, पर वो उसे कहीं नजर न आई। उसकी नज़र शॉप के बाहर ज़मीन पर गिरे शॉपिंग बैग्स और एक काले रंग के हैंड बैग पर पड़ी तो वो ठिठक गया। तेज़ी से उन चीज़ों की तरफ लपकते उसने सारी चीज़ें चेक की तो उसका शक यकीन में बदल गया। ये तमाम चीज़ें अरमिश की थीं, पर अरमिश कहाँ थी खुद? अरसम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मोबाइल जेब से निकालते उसने अरमिश का नंबर डायल किया तो उसके हाथ में मौजूद बैग में ही उसका फ़ोन बजने लगा। शिट शिट शिट, मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? टेंशन की वजह से उसका दिमाग माउफ हो रहा था। वो हिम्मत करता पूरे मॉल में उसे देखने लगा, पर वो वहाँ होती तो मिलती ना। अरसम सीधा मॉल की इंतज़ामिया के पास पहुंचा और उनसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने की गुजारिश की। माना वो एक जाना माना खिलाड़ी था, पर इस तरह किसी के लिए रूल्स नहीं तोड़ सकते थे वो, इसलिए अरसम से माजरत कर गए। गुस्से से पागल होने के दरपे था वो। पूरे 2 घंटे गुजर चुके थे पर अरमिश का कोई अता पता न था। परेशानी और बेबसी से अपने बाल नोचते एकदम उसके दिमाग में एक ख्याल आया, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए उसने तेजी से जेब से मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। आई नीड यू यार राइट नाउ, मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। उसके जुमले के जवाब में न जाने क्या कहा गया, जिसके जवाब में वो सारी बात उसके गोश गुजार करने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद वो मॉल के कंट्रोल रूम में खड़ा सुर्ख आंखों से सामने लगी एलसीडी पर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। दुरिया काफी देर से जैन का नंबर मिला रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। आखिरी दफा कॉल करती वो झुंझलाकर कॉल काटने ही वाली थी जब वो कॉल उठा गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? उसकी नरमी भरी आवाज पर वो एक पुरसकून सांस खाली। दुरिया काफी देर से जैन का नंबर मिला रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। आखिरी दफा कॉल करती वो झुंझलाकर कॉल काटने ही वाली थी जब वो कॉल उठा गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? उसकी नरमी भरी आवाज़ पर वो एक पुरसकून सांस खारिज कर गई। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही थी? वो धीमे लहजे में सवाल करती आंखें मूंदे खुद में सुकून उतरता महसूस करने लगी। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से मॉल आया हुआ हूँ, और हाँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइएगा, वक्त निकाल कर आपसे रब्ता करता रहूँगा। अभी मुझे जल्दी है, बाकी बात बाद में होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करता वो कॉल कट कर गया तो दुरिया के दिल को मायूसी ने घेरा। उसने बाहर जाने का प्लान कब बनाया था? चलो कोई नहीं, जब आएंगे तो तभी सही, वो खुद से कहती कॉफ़ी बनाने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गई। वो चूल्हे के सामने कढ़ाई में चम्मच हिलाती मज़े से गुनगुनाती अपनी ही दुनिया में मगन थी कि एकदम से झटका लगने पर मुड़ी और अपने पीछे खड़े बासिम के सीने से जा टकराई। वो हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी, जो उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू बांधे आंखों में जज्बात का एक जहान समोए उसे तकने में मगन था। उसकी नज़रों की तपिश मोमिल के चेहरे को झुलसाने लगी तो वो लरसती पलकों की झालर आरज़ुओं पर गिरा गई। आप किचन में क्या कर रहे हैं? वो अपना एक हाथ बासिम के सीने पर रखती दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के बटन पर फेरते हुए झुकी नज़रों से पूछने लगी तो बासिम उसकी ठोड़ी के नीचे अपने मजबूत हाथ की उंगली रखता उसका चेहरा ऊपर उठा गया। एक जालिम के दीदार के लिए दिल मचला तो दिल की पुकार पर लब्बैक कहते कच्ची डोर से बंधा उसके पीछे चला आया। उसकी बोझल आवाज़ पर मोमल उसकी आंखों में झांकने लगी। आहा, किस जालिम ने कौन सा जुल्म कर दिया आप पर?
वो अपना दूसरा हाथ भी उसके सीने पर जमा गई तो उसके हाथ के नीचे मजबूती से धड़कता दिल, बासिम आफरीदी का दिल मोमल आफरीदी की हथेलियां नम कर गया। उसके सवाल पर बासिम मोमल के कमर के गिर्द बंधे अपने हाथ को हरकत देता उसे अपने करीब कर गया। जुल्म ये हुआ है कि इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मोमल ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। खाना टेबल पर लगाकर मोमल ने बासिम और मनाहिल को आवाज़ दी कि आकर खाना खा लें। अरसम और अरमेश शॉपिंग पर निकले थे, डिनर बाहर करना था उन्होंने। बड़े सब किसी रिश्तेदार की अयादत के लिए गए थे, ऐसे में वो तीनों ही घर पर थे। मोमल खाना लगाकर जैसे ही फारिग हुई उसे बासिम अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। मनाहिल क्यों नहीं आई? वो बासिम को अकेले वहां आते देख पूछने लगी। हमारी प्रिंसेस तो सो गई, वो उसे जवाब देता कुर्सी खींच कर बैठ गया। आपने उसे क्यों सोने दिया बासिम? उसने 2 घंटे पहले दूध पिया था, बस मुझे अब उसे खाना खिलाना था, वो परेशानी से कहती उसके साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। बस क्या हो गया है बेगम? उसको नींद आई थी तो सो गई, उसकी नींद खराब कैसे करता मैं? तुम जानती हो ना भूख की कितनी कच्ची है वो, भूख लगेगी तो खुद ही उठ जाएगी, तब खिला देना। वो उसकी फिक्र देखता उसके हाथ पर हाथ रखता तसल्ली देने लगा। वो तो ठीक है बासिम, पर इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती वो उसे अपनी तरफ कर गया। क्या कर रहे हैं बासिम, छोड़ें। वो झिझकती हुई पीछे हटने लगी, पर बासिम की गिरफ्त से निकलना मुमकिन कहाँ था। जाने बासिम, हर वक्त यही कहती रहती हो कि छोड़ें बासिम, मत करें बासिम, पीछे हटें बासिम। कभी तो कोई और बात भी कर लिया करो, कभी तो कह दिया करो कि बासिम मुझे अपने करीब कर लें। बस दूर जाने की ही बातें करती हो। वो उसके उसके शिकवों पर मोमल आंखें फाड़े उसे देखती रही। बहुत बेशरम है आप बासिम, मेरे मुंह मत लगें, फिलहाल खाने पर तवज्जो दें। वो अपने लहजे को सख्त बनाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अपने मुंह लगने ही कहाँ देती हो जालिम, एक दफ़ा अच्छे से मुंह लगने की इजाज़त दो तो बस देखना ऐसा मुंह लगूंगा कि मुझे भूख लगी है। उसे अपने फरार का यही तरीका नजर आया था उस वक्त। ओके खाना खाते हैं, मुझे बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें ताकत की बेइंतहा ज़रूरत है। उसकी मायने के इस बात पर मोमल के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा। उसके तज़बज़ब कैफियत करता देखता वो उसके माथे पर बोसा देकर अब शराफत का मुजाहिरा करता, अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। जबकि आने वाले लम्हात का सोचते मोमल का जहन बुरी तरह मुंतशिर था। सर में उठती टीसों ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया तो सर में उठती तकलीफ ने उसे कराहने पर भी मजबूर कर दिया। ये मैं कहाँ हूँ? वो अपना सर हाथों में थाम कर सोचने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल होने लगे तो एक एक करके हर बात दिमाग में आती उसे हकीकी दुनिया में पटक गई। उसे इतना यकीन तो हो चुका था कि वो एक दफ़ा फिर से बुरी तरह फंस चुकी है। हस्बैंड प्लीज़ आ जाएं। वो मुंह पर हाथ रखती अपनी सिसकियों का गला घोंटने लगी। बाबा, दूसरे नंबर पर उसे अपना बाप शिद्दत से याद आया और अपने बाप का आखिरी दीदार भी। उस आखिरी दीदार का वाक़या पूरी जुज़ियात के साथ उसके जहन के पर्दों पर लहराया था।